हेलो एवरीवन। आज बहुत अच्छा मौका मिला है डॉक्टर समता मैम से बात करने का एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे। आज हम मोटापा एक बर्निंग टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। उसी पे कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे मैम से। मैम मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ मोटापा क्या एक आनुवंशिक या जेनेटिक बीमारी होता है? ऐसा है कि मोटापे को लोग ज़्यादातर अनुवांशिक समझते हैं। जी मैम। अनुवांशिक तो ये होता है पर हमेशा नहीं। इसमें बहुत वेरिएशन है, 25 to 80% तक वेरिएशन पाया गया है कि कुछ लोगों के यहाँ, कुछ लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा अनुवांशिकता पाई जाती है और कुछ फैमिलीज में बिल्कुल भी अनुवांशिकता नहीं होती है मोटापे की। और यही नहीं, मोटापा पॉलीजेनिक होता है, मतलब केवल एक जीन के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बल्कि कई जीन्स पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है एक ही परिवार के सभी बच्चे मोटे हों, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने माता पिता से सारे जीन्स ट्रांसफर हों ऐसा हमेशा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ये सोच के छोड़ देना कि ये बीमारी जेनेटिक है, ये ठीक नहीं है। और जेनेटिक भी होती है और इसका वेरिएशन होता है 25 to 80% तक, पर खाने पीने की गड़बड़ियाँ और दूसरे कुछ बीमारियाँ भी इसका कारण होते हैं और खाने पीने की गड़बड़ी ही इसका प्रमुख कारण होता है। मैम आनुवंशिक मोटापा क्या ठीक नहीं होता है? अनुवांशिक मोटापा होता है, कॉमनली होता है, पर ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मोटापा अनुवांशिक है, हम तो सभी लोग मोटे हैं, हम कभी ठीक नहीं होंगे, और ये कहकर वो प्रयास नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे बाकी मोटापे को दूर करने के उपाय हैं, इसको भी दूर करने के वही उपाय हैं जो बाकी कारणों के लिए हैं। मैम मोटापा कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या संबंध है? मोटापे का कोलेस्ट्रॉल लेवल से संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शिखर आपने। एक्चुअली क्या होता है कि मोटापा जो है, कोई ज़रूरी है कि जो बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहे, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ा रहे। और लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए कि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खास करके अगर उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती उम्र के साथ और अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे पहले से प्रेजेंट कुछ और भी बीमारियां हैं, तो पूरी तरह चांसेस रहते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। इसलिए एक मोटे व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है और उसको इसके लिए जल्दी ही स्क्रीन करवा लेना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और बीच में देखते रहना चाहिए, खास करके अगर फैमिली हिस्ट्री भी हो। तो इस तरह मोटापे का कोलेस्ट्रॉल लेवल से संबंध होता है। मैम किन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवा हमेशा लेनी चाहिए? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाएं होती हैं जिन्हें हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स कहते हैं, वो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट को या बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को ही लेना चाहिए, और उसको भी रेगुलरली न लेके लोग छोड़ देते हैं। मतलब कंप्लायंस बहुत ही पुअर होता है, मतलब जो दवा लेने की जो उसको जो पालन करने की जो आदत है लोगों की, वो बहुत ही कमज़ोर होती है और आमतौर पे 80% लोग दवा छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और इंडिया में ही नहीं फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को ये जागरूक करें कि कोलेस्ट्रॉल की दवाओं को बीच में ना छोड़ा करें, उन्हें रेगुलर लेने पर ही उनका असर आ सकता है, नहीं पहले भी जो असर आया था वो भी चला जाता है। तो इसलिए इन दवाओं को रेगुलर लेना होता है, और स्पेशली उन लोगों को रेगुलर और लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है जिन्हें या तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, और या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया नाम की बीमारी रह चुकी है, और या फिर वो लोग जिनको की कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ साथ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मैं पहले भी कई बार लोगों को बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में भी, कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर जिन लोगों के साथ हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल के अलावा और भी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, ये सारा कुछ एक साथ प्रेजेंट है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन है, उन्हें भी कोलेस्ट्रॉल की दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है। ये नहीं कि आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू की, 3 महीने बाद आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आपने दवा बंद कर दी। हम दवा छोड़ने के क्या नुकसान है? दवा छोड़ने के बहुत से नुकसान है। अभी जैसे मैंने बताया कि दवा रिपोर्ट नॉर्मल देखते ही लोग दवा छोड़ देते हैं, डॉक्टर से पूछने की भी जहमत नहीं करते, एकदम नहीं ठीक समझते कि उनसे पूछना चाहिए जिनसे मैंने पहली बार दवा शुरू करवाई थी, और अपने आप ही दवा को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर से रिबाउंड होकर बढ़ता है, और नेक्स्ट 3 मंथ बाद जब वो चेक कराते हैं तब उन्हें रिबाउंड होकर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इस बीच लेकिन वो जो लापरवाहियाँ करते हैं, कई बार उसके बहुत ज़्यादा ही बुरे रिजल्ट होते हैं। जैसे कि अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर वाला कोई मरीज है और साथ में ओबेसिटी है या एज अगर ज़्यादा है, एजेड पर्सन है, तो इस बीच उन्हें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो लेवाइल कोलेस्ट्रॉल के लेवल है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल में जो वेरिएशन हो रहा है कि एकदम से कम हुआ फिर एकदम से बढ़ा, ये वेरिएशन ज़्यादा हानिकारक होता है बजाय कि लगातार बढ़े हुए स्तर के। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए।
मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा के क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अक्सर लोग ये कह के दवा छोड़ देते हैं कि उसके मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, पर सबसे बड़ी बात ये है, जो कि इंटरनेशनली प्रूव है, गाइडलाइंस में भी बताया गया है, कि इन दवाओं के बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं और एकदम नहीं के बराबर कह सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी किडनी डैमेज होगी। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हैं लोगों के बीच में, सोसाइटी में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेस देन 10% केसेस में कुछ साइड इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो भी ये है कि उन्हें मसल एक होता है, मतलब कि मांसपेशियों में थोड़ा दर्द होता है और समय के साथ वो भी चला जाता है। दवा लेते लेते ये साइड इफेक्ट भी चले जाते हैं। तो बहुत कम ही ऐसी नौबत आती है कि इस तरह के दर्द के कारण किसी की दवा बंद करनी पड़े या दवा की खुराक कम करनी पड़े। और आमतौर पे हम आराम से सभी मरीजों को लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल की दवा दे पाते हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स का जो लोगों के दिमाग में जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, उसको निकाल देना चाहिए। मोटापे से और क्या बीमारियां होती हैं? ये भी मैंने कई बार लोगों को बार बताया है कि मोटापा जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक हिस्सा होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी बहुत सारी बीमारियों का समूह जो आपके गलत खान पीन से या फिर जो है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ होने लगता है, और उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी रहना चाहिए कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब कुछ बढ़ सकता है। तो अगर आप शुरू से सजग रहते हैं तो इनमें से एक आध कोई रिस्क फैक्टर आपके अंदर आ जाता है या कोई बीमारी आ जाती है। अगर आप सजग नहीं रहते हैं तो ये सारे एक साथ आपके अंदर घर बना लेते हैं और इसी को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ओबेसिटी जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा होती है तो हमें जो है बहुत सारी बीमारियां उसके साथ और भी हो जाती हैं। फैटी लिवर की दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आगे चल के जैसा मैंने बताया हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो जाता है। और यही नहीं, वजन के कारण जो है मरीज के घुटनों में दर्द और आर्थराइटिस की भी दिक्कत शुरू हो जाती है और बहुत सारे जो है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की जो है बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मोटे लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर उनके जो है जेनाइटल ऑर्गन्स में जो है इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। और यही नहीं, फीमेल्स के लिए मोटापा इतना हानिकारक है कि यूट्रस और ब्रेस्ट का कैंसर भी होता है और दूसरे तरह की इनफर्टिलिटी की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। और फाइनली जो है मोटा पर्सन हमेशा डिप्रेशन में रहता है, जिसके कारण उसको साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है। मैम एक क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली काफ़ी परेशान करता है, मोटापे को कैटेगराइज कैसे करते हैं? सही पूछा। एक्चुअली मोटापे को कैटेगराइज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे कि कैसे कि हमें कितना रिस्क है ना, किसका मोटापा कितना रिस्क है। कुछ लोग केवल ओवरवेट है, उन्हें उतना रिस्क नहीं है। कुछ लोग जो है थोड़े मोटे हैं, ग्रेड 1 ओबेसिटी में है, कुछ ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3, तो इस तरह हम कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है एक मापने का तरीका बनाया गया है जिसके द्वारा हम मोटापे को नापते हैं। इसमें क्या है कि पेशेंट के वेट को डिवाइड करते हैं उसके हाइट के स्क्वायर से। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है, वेट को भाग देते हैं हाइट के स्क्वायर से। तो उससे हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो बहुत अच्छी मापदंड, बहुत ही अच्छा मेजरमेंट होता है मोटापे का। अगर ये 18.5 से नीचे होती है तो पेशेंट जो है वो अंडर वेट होता है। 18.5 से 25 तक उसका नॉर्मल वेट होता है। 25 से 30 तक ओवर वेट है, जो एक बार को एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप माइल्ड रिस्क पे हैं। आगे जो भी रिस्क फैक्टर्स, आगे जो भी डिजीज होनी है उसके लिए आप माइल्ड रिस्क पे हैं। और 30 के अबव जो है प्रॉपर ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे 30 to 35 तक ग्रेड 1 ओबेसिटी, यहाँ पे आप मॉडरेट रिस्क में हैं आगे चल के डिजीजेस के लिए। 35 से 40 तक मॉडरेट ओबेसिटी यानी ग्रेड 2 ओबेसिटी पर रिस्क जो है सीवियर हो जाता है। और ग्रेड 35 से 40 पे जो है आप जो है सीवियर ओबेसिटी में चले जाते हैं। 30 to 35 माइल्ड, 35 to 40 ग्रेड 2 और मोर देन 40 इज ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 जो है यहाँ प्रोफाउंड टाइप के रिस्क में चले जाते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये ग्रेड 3 जो ओबेसिटी है उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। तो इस तरह हम कैटेगराइज करते हैं ओवरवेट, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 ओबेसिटी एंड ग्रेड 3 ओबेसिटी। तो सबसे ज्यादा रिस्की हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ओबेसिटी होते हैं, जिन पर हमें काम करना होता है। पर ओवरवेट वाले और ग्रेड 1 ओबेसिटी वाले भी अगर पहले से सजग रहें तो सभी बीमारियों को रोक सकते हैं। मैम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, सेंट्रल ओबेसिटी क्या होती है? देखिए, सेंट्रल ओबेसिटी ही मेनली हमें जानना है, जिसके बारे में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में जानना है। ओबेसिटी दो तरह की होती है, सेंट्रल यानी बीच के हिस्से में और पेरिफेरल यानी बाहर के हिस्से में। तो सेंट्रल ओबेसिटी यानी मेनली पेट का मोटापा, ठीक है, बाकी जगह भी होगा लेकिन मेनली फैट जो है पेट पे होता है। पेरिफेरल ओबेसिटी जहाँ आपके हाथ पैर पर या फिर हिप पर ज़्यादा मोटापा होता है।
तो पेरिफेरल ओबेसिटी वाले अक्सर उनके लिए भी रिस्क है, पर ज़्यादा रिस्क जो है उनके लिए बोन वगैरह की डिजीज़ का है, क्योंकि उनकी पेरिफेरल ओबेसिटी उनकी स्पाइन को और अदर बोन्स को प्रेस करती है, दबाती है, उनसे ज़्यादा उस पर दबाव पड़ता है और आगे चल के बोन या जॉइंट्स की डिजीजेस होती हैं। पर जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित होती है, जो अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कई तरह की बीमारियां आती हैं और आगे चल के जो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक कराती हैं। तो ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं सेंट्रल ओबेसिटी से मुख्य रूप से संबंधित हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंट्रल ओबेसिटी को समझना और उसे दूर करना। और सेंट्रल ओबेसिटी को जो नापने का तरीका होता है उसको आमतौर पे घर पे ही आप इंच टेप से नाप सकते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी नापने के लिए आपको जो आपका रिब केज होता है, जो आपकी आगे की पसलियां होती है, सबसे नीचे वाली पसलियों का जो लोएस्ट पॉइंट है, और आपकी हिप बोन जो जहाँ पे महसूस करेंगे यहाँ पे कमर के पास, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों के बीच की जगह पे स्केल से देख ले, दोनों के बीच की जगह पे मेजरिंग टेप से अगर नापेंगे तो ये आमतौर पे जिनका पेट बिल्कुल समतल है उनकी नाभि के लेवल पे आता है, उसी लेवल पे इसको नापते हैं। जो लोग मोटे हैं उनका ऊपर या नीचे आ सकता है, पर आमतौर पे समतल जहाँ पे है पेट वहाँ पे नाभि के लेवल पे आता है। इस तरह से इसको नापते हैं। तो अगर ये 90 सेंटीमीटर है मेल्स में तो इसके अंदर है तो ठीक है, उसके ऊपर सेंट्रल ओबेसिटी है, और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर के ऊपर है तो सेंट्रल ओबेसिटी है। इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है नापने का, और इसके द्वारा जो है इंसान रेगुलर अपनी उसको मतलब प्रोग्रेस को भी देख सकता है। अगर वो किसी तरह का वेट लूज कर रहा है, कोई तरीका अपनाए हुए हैं, तो रेगुलर अपनी सेंट्रल ओबेसिटी को नाप करके देख सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ। तो मेल में ये 90 सेंटीमीटर, फीमेल में 80 सेंटीमीटर, यानी कि मेल में 36 इंच और फीमेल में 30 इंच, ठीक है, इसके अंदर ही होना चाहिए। और अदरवाइज फिर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है और आप रिस्क पे जा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए।